देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हम स्टार्ट करेंगे आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा देखेंगे। पहला एग्जांपल है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स बिटवीन देम इज F। मेरे पास फिलहाल दो पार्टिकल हैं A एंड B। A पे चार्ज प्लस Q है, B पे चार्ज माइनस Q है। दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट रखें, लेट अस से R, और इस समय इनके बीच का फोर्स कितना है F। अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। A B को अट्रैक्ट कर रहा होगा विद ए फोर्स F और B A को अट्रैक्ट कर रहा होगा विद सेम फोर्स। आगे क्या लिखा है, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B। सर इसमें से 25% चार्ज निकाल लीजिए और इसका 25% निकालकर उसको देना है, ट्रांसफर करना है ना, तो उसके अंदर ये 25% ऐड कर दीजिए। ये तो लिखा है A का 25% चार्ज B को ट्रांसफर करना है, यानी कि A में से कम करके B में ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा बेटे, ये आएगा 3Q/4 और ये आएगा -3Q/4। ये चार्जेस बदल गए हैं। अब आगे क्या लिखा है, देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब नया फोर्स कितना हो जाएगा। देखिए पहले चार्ज Q और माइनस Q थे तो तब फोर्स कितना था इनके बीच में, तब फोर्स था F कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का चार्ज इंटू B का चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये फोर्स तब था जब उनके पास अपने ओरिजिनल चार्ज थे Q एंड माइनस Q। और रिमेंबर कूलम्ब्स लॉ जब हम लगाते हैं तो हम क्योंकि स्केलर फॉर्म में लगा रहे हैं तो चार्ज की सिर्फ वैल्यू पुट होगी। अब अगर मैं दोबारा से कूलम्ब्स लॉ लगाऊं कब, आफ्टर द चेंजेस, तो देखो नया फोर्स कितना आएगा, लेट अस से F डैश कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब A का चार्ज बदलकर 3Q/4 हो गया है, B का चार्ज -3Q/4 हो गया। डिस्टेंस वही है, वो हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब 3/4 ये आ गया बेटे 9/16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q/R²। और आप ध्यान से देखें ये जो 9/16 के आगे का टर्म है ये एग्जैक्ट F के बराबर है, तो नया फोर्स F डैश जो आएगा वो आएगा 9/16 टाइम्स F। तो जो फोर्स पहले F था अब बदल कर क्या हो गया है, 9/16 F हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटे, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। देखो हमें अच्छी तरह पता है जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है एग्जैक्ट उतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन ये कह रहा मान लो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हल्का सा वेरी करता है, यानी कि दोनों का चार्ज एग्जैक्ट सेम नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं। वन ऑफ देम इज E एंड अदर ऑफ देम इज E प्लस डेल्टा E। एक का चार्ज हम E मान लेंगे, दूसरे का कितना मानेंगे, E प्लस डेल्टा E मानेंगे। अब मान लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E है। अब इलेक्ट्रॉन का है तो उसे आप नेगेटिव में ले सकते हैं, वो तो माइनस में होता है ना। और चार्ज ऑन प्रोटॉन हम मान लेते हैं E प्लस डेल्टा E और ये प्लस में लेना, ठीक है। ये हमने एजम्पशन ली है इस क्वेश्चन के लिए। नॉर्मली तो दोनों का चार्ज E होता है। आगे पढ़ते हैं। If the net electrostatic force and gravitation force between two hydrogen atom placed at distance d is 0। अगर हम मान लें कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स का सम 0 है, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा E इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो बताइए जो डेल्टा E है इसकी वैल्यू क्या है, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, ऑर्डर का मतलब खाली पावर बतानी है। आपको बताना है कि जो आंसर आएगा उसमें 10 की पावर कितनी आएगी, बस यही बताना। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब अगर हम दो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं
तो मान लेते हैं इसका मास है mp। देखिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के मास के रिलेटिवली काफी कम होता है, निगलेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं टोटल मास नियरली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। अब क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास मासेस हैं तो ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करेंगे विद ए फोर्स Fg, ग्रेविटेशन फोर्स Fg। बीच का डिस्टेंस कितना दिया है d। अब Fg को हम निकालेंगे g m1 इंटू m2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। ये इतना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा इन दो हाइड्रोजन एटम के बीच में। एंड इनके पास अपने चार्ज भी होंगे। कैसे? देखिए हर हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने ये मान रखा है कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो E प्लस डेल्टा E है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E है। तो अगर आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज ऐड करें तो डेल्टा E के बराबर आएगा। तो इसके पास भी डेल्टा E चार्ज होगा, इसके पास भी डेल्टा E होगा, ऐसे। और दोनों पे सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली रिपेल करेंगे। एंड एज पर कूलम्स लॉ ये आएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस समय हर हाइड्रोजन पे दो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। और क्वेश्चन में साफ लिखा है कि इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशन का रिजल्टेंट 0 है। अब दोनों फोर्स अपोजिट है, जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? उनका डिफरेंस। ये डिफरेंस 0 होना चाहिए एज पर द गिवन कंडीशन। और अगर ऐसा हुआ तो Fg Fe के क्या हो जाएगा? बराबर, माइनस F उधर चला जाएगा। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से नेट फोर्स ऑन ईच हाइड्रोजन एटम 0 है। और क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट थे तो रिजल्टेंट उनका डिफरेंस होगा। और गिवन कंडीशन के हिसाब से मैं 0 पुट करूं तो यहां से प्रूव होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स इस समय इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। अब मैं दोनों फोर्स को बेटे इक्वेट करूंगा, इससे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों फोर्स को इक्वेट कर देता हूं। मैं ग्रेविटेशन फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर करूंगा, G mp इंटू mp अपॉन डी स्क्वायर 1/4πε0 डेल्टा E इंटू डेल्टा E अपॉन डी स्क्वायर। इस तरह से। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल कर दें आप। G है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एक प्रोटॉन का मास नियरली 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता। स्क्वायर कर देना, 2 बार है। राइट हैंड साइड पे 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है और ये डेल्टा E का होल स्क्वायर हो गया। चेक कर लीजिए। अब आप 9 को उधर ले आइए तो ये आएगा बेटे 6.67/9, 10 की पावर -11 और ये 10 की पावर 9 इधर जाएगा तो ये बनेगा 10 की पावर -9। ये स्क्वायर हो गया बेटे, ये आ गया डेल्टा E का स्क्वायर। ये पूरे का यहां से डेल्टा E का स्क्वायर आ गया है। अब आप इसको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। यह आ जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -20/9 और यह आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा E का स्क्वायर। ये आ गया। अब मैं दोनों साइड बेटा स्क्वायर रूट लूंगा क्योंकि मुझे डेल्टा E चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ले लूंगा इसका। मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आएगा √6.67/9 इंटू 10 की पावर -20 करूं 10 की पावर -10, ये आएगा 1.67 10 की पावर -27 इक्वल्स टू डेल्टा E। इतना आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया मैंने।
अब एग्जैक्ट वैल्यू में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एग्जामिनर ने खुद कहा कि डेल्टा ई मत बताओ, उसका ऑर्डर बताओ, सिर्फ पावर चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं अप्रोक्सीमेट रूट लूंगा। 6.67 का रूट तो नहीं पता, इसके बहुत क्लोज है 6.25, उसका रूट होता है 2.5, 9 का रूट 3, ये 1.67, और इनकी पावर आप ऐड कर देंगे तो आएगा -37 इक्वल्स टू डेल्टा ई। ये आ गया आपका। अब 1.67 इंटू 2.5 अपॉन 3 करना है, ठीक है। अगेन हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसने हमसे कोफिशिएंट, इतना बस देख लीजिए कि ये जो वैल्यू आएगी 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। जब हम किसी का ऑर्डर बताते हैं तो ऑर्डर का मतलब हमें सिर्फ पावर बतानी है, मगर ऑर्डर पावर के बराबर तब बताया जाता है जब कोफिशिएंट 1 और 10 के बीच में हो। अगर कोफिशिएंट जो वैल्यू है, अगर कोफिशिएंट वैल्यू 1 और 10 के बीच में है तो जो पावर है वो ऑर्डर कहलाता है। तो एग्जामिनर ने डेल्टा ई की वैल्यू नहीं पूछी, डेल्टा ई का ऑर्डर पूछा है, यानी कि उसने कहा है कि जो भी आंसर आएगा आप उसकी पावर बताएंगे, वही उसका ऑर्डर होगा। लेकिन कब? इस शर्त के साथ कि कोफिशिएंट 1 और 10 के बीच में हो। नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, फिलहाल तो है। अब आप देखो 2.5 इंटू 1.67, अगर आप इसे अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड बाय 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1 और 10 के बीच में। ये बिल्कुल ठीक है। इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो डेल्टा ई का ऑर्डर है, वैल्यू नहीं ऑर्डर, वो आएगा बेटे 10 की पावर -37, इतना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए बेटा कौन सा आंसर आएगा इस केस में। इस केस में ये आ गया 10 की पावर -37, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ये 2 पिथ बॉल हैं, ये रही पिथ बॉल 1, पिथ बॉल 2, ये 2 पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों पिथ बॉल पर इक्वल चार्जेस है, लेट अस से Q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट, दोनों पिथ बॉल को जो लटकाया गया है वो एक कॉमन पॉइंट से लटकाया गया, लेट अस से O, बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, और इन्हें लटकाने के लिए हमने 2 इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग का यूज किया है। ये स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज स्ट्रिंग 2, लेट अस से कितनी लेंथ है? L है। इस तरह से आगे लिखा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, और एट इक्विलिब्रियम बीच का सेपरेशन R है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज 0। जब नेट फोर्स 0 होगा तो उस वक्त सेपरेशन कितना होगा? R। अब जरा चेक करते हैं कि इस समय फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। देखिए यहां पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो नीचे mg लगेगा, अर्थ इस पिथ बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये वाला Q इस Q को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। स्ट्रिंग अपने अलोंग टेंशन लगाएगी T। ये इंक्लाइन फोर्स है, लेट अस से थीटा एंगल पर, तो उसके कंपोनेंट लेंगे, x कंपोनेंट T sin थीटा एंड y कंपोनेंट T cos थीटा। जब कोई वेक्टर इंक्लाइंड आता है तो हम हमेशा उसके कंपोनेंट लेते हैं, जरूरी नहीं है मगर आसानी के लिए। और एंगल क्योंकि y के साथ है तो y में cos आएगा, x में sin आएगा। इसके अलावा मुझे कोई और फोर्स एक्ट करता दिखाई नहीं दे रहा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होगा y में भी और x में भी। जरा मैं y के फोर्स को 0 करता हूं, नेट फोर्स इन y इक्वल्स टू 0, ऊपर T cos थीटा है हम प्लस लेंगे, नीचे mg है हम माइनस लेंगे, इक्वल्स टू 0। तो यहां से T cos थीटा mg के बराबर आ गया, ये रहा। अब हम नेट फोर्स x में 0 करेंगे इक्विलिब्रियम पर, T sin थीटा राइट में है, पॉजिटिव x में, उसे प्लस लेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्ट में है, नेगेटिव x में, उसे माइनस लेंगे। तो यहां से T sin थीटा आ गया Fe, ये रहा।
तो एक बार नेट फोर्स y में 0 कर दिए, एक बार x में। अब एक काम कीजिए, इस t sin थीटा को इस t cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर रहा हूं, t को एलिमिनेट कर रहा हूं। मुझे स्ट्रिंग की टेंशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं चाहता हूं वो कैंसल आउट हो जाए। t से t कैंसल भी हो गया। नाउ tan थीटा इक्वल्स टू एफ ई कूलम्स लॉ से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी। ये रहा। अब मुझे tan थीटा में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों, अननोन है ना, मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगा उसमें, तो मैं उसे एलिमिनेट करूंगा। यहां से देखो, ये पूरा सेपरेशन r है, तो मिड पॉइंट तक ये सेपरेशन r/2 होगा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है एंगल की ठीक सामने वाली साइड अपॉन ट्रायंगल का बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना आपका, ये आधा ट्रायंगल देखो, ये देखो, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये और ये पूरा देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। मैं मार्क कर देता हूं, ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता है, एंगल का अपोजिट साइड अपॉन ट्रायंगल का बेस। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एंगल का अपोजिट साइड अपॉन बेस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आर स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, y को इधर ले जाइए, आर स्क्वायर को इधर, तो ये आ गया आर क्यूब इक्वल्स टू क्यू वाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ये वाला 2 इस 4 को कैंसिल करके 2 बना देगा। इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकता था कर दिया, मैंने सारे अननोन एलिमिनेट कर दिए। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास 2 पिथबॉल हैं जो एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड की गई हैं विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग, और इस समय इक्विलिब्रियम पे है। तो मैंने पिथबॉल का एफबीडी बनाया और नेट फोर्स एक बार y में 0 कर दिया और एक बार x में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होते हैं इन एनी डायरेक्शन। अब मैंने वहां से कुछ कंडीशन डेवलप की है जो आपके सामने। हाँ, ये आप कहेंगे सर नेट फोर्स 0 करने के बाद आपने और काम भी किए हैं। एक तो आपने पहले डिवाइड किया इक्वेशन को, इसलिए बेटा क्योंकि उसमें t आ रहा था और टेंशन इन स्ट्रिंग मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं डिवाइड इसलिए किया ताकि t कैंसल आउट हो जाए, अननोन एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला ओपन किया, क्योंकि मुझे थीटा भी नहीं पता था, इसलिए मैंने उसका भी फॉर्मूला लगा दिया ताकि थीटा भी एलिमिनेट हो जाए। अननोन में हम ज्यादा देर काम नहीं कर सकते ना, हम अननोन को टाइम बिंग के लिए ला सकते हैं, मगर जल्दी उसे वापस एलिमिनेट करना होता है, नहीं तो बाद में परेशान करता है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा बेटे, हमने क्वेश्चन पढ़ा है सिर्फ यहां तक पढ़ा है, ए यहां तक बस। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब हमने जो रस्सी ऊपर बांधी थी, अब हम रस्सी नीचे बांधेंगे। यहां ओ बदल दिया हमने, ओ डैश कर दिया। पहले हमने रस्सी ऊपर बांधी थी, अब यहां बांधेंगे। इससे जो हाइट थी वो आधी हो गई, y/2 हो गई। अब आगे लिखा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम। कहता है कि ऐसा करने से क्या किया हमने, सर हमने रस्सी पहले यहां बांधी थी, अब हमने आधी हाइट पे बांधी। ऐसा करने से अब नया सेपरेशन कितना हो जाएगा, मतलब इस नए सेपरेशन को अब r डैश कहते हैं आप, ठीक है। इस r डैश की वैल्यू चाहिए। अब देखिए आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ हाइट को हाफ किया है। वो जानना चाहता है कि हाइट को हाफ करने से सेपरेशन r पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा सॉल्व मत कीजिए। आपका सिस्टम पहले भी वही था, अब भी वही है, आपने सिर्फ y की वैल्यू बदली है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी में बदल देते हैं। उसने y को हाफ किया है, तो आप भी फॉर्मूले में y को हाफ कर दीजिए। उसने कहा नया सेपरेशन बताओ, आप भी r को r डैश लिख दीजिए, नया सेपरेशन। तो मैं इसी इक्वेशन को रीयूज करूंगा, r को r डैश कर दूंगा, ठीक है, और इसको ये q स्क्वायर था ना बेटा ये, और y को y/2 कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। जब सिस्टम एक जैसा हो, सिर्फ वैल्यू बदली जाए तो उसे दोबारा सॉल्व नहीं करते हैं,
वो जो पहले तुमने रिजल्ट ऑब्टेन किया था उसी रिजल्ट में बस वैल्यू बदल दीजिए। आपने चार्ज नहीं बदला, आपने मास नहीं बदला, आपने सिर्फ y को y/2 किया है और आप जानना चाहते हैं कि y को हाफ करने से सेपरेशन r पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो मान लेते हैं ये y/2 हो गया और उसकी वजह से r बदल कर क्या हो गया r डैश। बाकी चार्ज, मास, ये सब तो आपने चेंज ही नहीं किया, सेम रहेंगे। तो दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे, उसी की वैल्यू बदल देंगे। अब आप एक काम करें, आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। क्यों? इससे फालतू के टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल डिवाइड करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। आप देखें, डिवाइड करके देखें, सारे फालतू के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्यूब को उधर ले जाए, r डैश बाई आर, यह आ गया 1/2 का क्यूब रूट। देखिए 1 की पावर कुछ भी करो, इट रिमेन 1। अब r को उधर ले जाएंगे तो बेटा नया सेपरेशन r डैश मिल गया हमें, यह आएगा r डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2। तो नया सेपरेशन बेटे ये आएगा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 3, r डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3, इस तरह।